सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय शिवानी भिवानी हरियाणा से भारतीय साहित्य की अवधारणा और स्वरूप लेकर के आपके साथ एमए फाइनल का ये भारतीय साहित्य पेपर का पहला ही प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी प्रश्न हम शुरू करते हैं पहले उसकी भूमिका बांधते हैं। तो भारतीय साहित्य जनता एवं साहित्य के संपर्क की पहचान पर आधारित है। भारतीय साहित्य को भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक एकता के साथ साथ जनता के आधार पर पहचाना जाता है। भारतीय साहित्य भारतीय जनता की संपूर्ण अभिव्यक्ति का इतिहास है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये। भारतीय जनता की संपूर्ण अभिव्यक्ति, यह साहित्यिक परंपरा की एकता और विविधता का इतिहास है। आइए भारतीय साहित्य की अवधारणा की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय साहित्य से अभिप्राय भारत में बोले जाने वाली सभी 22 भाषाओं के साहित्य से है। भारत में आप सब जानते हो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक भाषाओं में साहित्य लेखन हो रहा है। भारतीय साहित्य एक दूसरे क्षेत्रीय साहित्य से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि उसका वातावरण आपस में एक सा है। तो अनेक भाषाओं तथा उसका इतिहास होने की वजह से इसकी अवधारणा का काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। बहुभाषिक स्थिति में एक साहित्यकार के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अनेक भाषाओं में सृजन करना और समझना भी अनिवार्य हो जाता है। इसी कारण भारतीय साहित्य को एक भाषा में हम चिन्हित नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत सारी भाषाओं का मिश्रित रूप है। यह हमारी अनेकता में एकता पर आधारित है। हमारा देश जो है एक विचार है, हमारा देश जो है चिन्मय है, इसलिए यहाँ हर एक भाषा को महत्व दिया जाता है, हर एक भाषा के साहित्य को महत्व दिया जाता है और एक दूसरे के साहित्य को जानना ही भारतीय साहित्य की अवधारणा है। भारतीय साहित्य की अवधारणा जनता और साहित्य के संपर्क पर आधारित है। भारतीय साहित्य को भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक एकता के साथ साथ देश की जनता पर भी यह आधारित है। समन्वित सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण होता है इससे और वह भारतीय साहित्य के परस्पर संबंधों पर निर्भर करता है। भारतीय साहित्य की एकता भाषागत एकता नहीं, विचारों और भावात्मक एकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि यह एकता भाषागत एकता न होकर विचारों और भावनाओं की एकता है। इसके समझने के लिए हम प्रेमचंद का उदाहरण ले सकते हैं कि प्रेमचंद ने पहले उर्दू में लिखा और फिर वही चीज़ें हिंदी में अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। तो ये एक भारतीय साहित्य है। जो ऊपर हमने बात कही उसको प्रमाणित करता हुआ एक तथ्य है। स्पष्ट है कि भारतीय साहित्य जनता की संपूर्ण अभिव्यक्ति का इतिहास है। यह साहित्यिक परंपरा की एकता और विभिन्नता का इतिहास है। भारतीय जनता में राष्ट्रीयता का स्वर उद्घाटित होता है और भारतीय साहित्य में प्रांतीय एवं जातीय गतिविधियों का केंद्र में रखा जाता है। संविधान में सम्मत 22 भाषाओं में यह साहित्य लिखा जाता है। आइए इसकी भारतीय साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें समन्वय की भावना है। दूसरा, हम हर एक भाषा के स्वतंत्र अस्तित्व की सार्थकता को प्रमाणित करते हैं। इसके अलावा भक्ति, ज्ञान, कर्म के समन्वय के लिए भी यह प्रसिद्ध है। यानी कोई भी साहित्य जो है वो समन्वय की तरफ आकर्षित करता है। भारतीय साहित्य के सुख दुख, उत्थान पतन, हर्ष विषाद, विरोध, विपरीत भावों के समीकरण में भी अलौकिक आनंद को प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य है। वहीं साहित्यिक सामंजस्य स्थापित करना, सांस्कृतिक एकता स्थापित करना, सामाजिक एकरूपता, भाषायिक जुड़ाव और राजनीतिक एकता, राष्ट्रीय भक्ति और राष्ट्रीयता और समूचे भारत को एकीकृत करने का सपना। इसके अलावा भारतीय साहित्य के प्रत्येक विषय को अपनी क्षमताओं के अनुरूप सृजन करना, यही इसका मूल उद्देश्य है। प्रत्येक भारतीय नागरिक एक दूसरे के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और भाषा से परिचित हो, एक दूसरे से संप्रेषण करने में आसानी हो और प्रत्येक भारतीय अपने को समानांतर समझे, एक दूसरे का विरोधी ना समझकर एक दूसरे का समानांतर विकास पर बात करे। भारतीय साहित्य दो प्रकार से हमें मिलता है, लिखित और मौखिक।
बहुत सारे विद्वानों ने इसकी अलग अलग अवधारणाएं दी हैं। इन अवधारणाओं को समझने के लिए हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ के, जैसे भारत को हमने दो शब्दों के योग से बना है, भा और रथ। भा का अर्थ होता है प्रकाश और रथ का अर्थ होता है रहने वाला। भारतीय साहित्य का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश देने वाली रचनाएं, जैसे वेताल पचीसी, गाथा सप्तशती, हितोपदेश, पंचतंत्र, रामायण, महाभारत इत्यादि। ये सारी रचनाएं जो हैं हमें भारतीय साहित्य से अवगत कराती हैं। दूसरी अवधारणा के अनुसार जो है विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध साहित्यिक एकता स्थापित करने का इसकी मुख्य अवधारणा है। तीसरी अवधारणा की बात करें तो भारतीय साहित्य में आध्यात्मिकता है। वैदिक साहित्य से लेकर के सिद्ध, ईसाई, जैन, बौद्ध साहित्य के विभिन्न अंग हैं। चौथी अवधारणा, इसमें अनेक भाषाएं हैं। इन भाषाओं में साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया है कि पूर्व में बंगाली, कन्नड़, मलयालम, तमिल साहित्य है, दक्षिण में तेलुगु, गुजराती और उत्तर में हिंदी, पश्चिम में मराठी, मणिपुरी आदि साहित्य, असमिया, उड़िया, राजस्थानी, कश्मीरी और पंजाबी साहित्य भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पांचवी अवधारणा की बात करें तो भारतीय प्रायद्वीप में आर्य मुगलों का सम्मिश्रण है। पठान, हूण, शक, चीन, द्रविड़, मध्य एशिया से बांग्लादेश तक अनेक समानताएं हैं। इस प्रकार भूगोल एवं सांस्कृतिक भारतीय साहित्य के अभिन्न अंग हैं। छठी अवधारणा के तहत शास्त्रीयता की बात की जाती है कि शास्त्रीयता के आधार पर संस्कृत, फारसी भारतीय साहित्य का मूल है, उसी से ये उत्पन्न हुई हैं। सातवीं अवधारणा, काव्य के साथ साथ आधुनिक युग में नवीन विधाओं को मान्यता मिली हुई है। नाटक तथा कथा के साथ साथ संगीत, कला, दृश्य श्रव्य संचार के साधन, समाचार पत्र, निबंध, रेखा चित्र इत्यादि भी इसके अभिन्न अंग हैं। आइए, हम 7 अवधारणाओं की बात कर चुके हैं। अब हिंदी साहित्य के स्वरूप की बात कर लेते हैं। भारत अनेक भाषाओं वाला विशाल देश है। भारतीय संविधान में शामिल हर भाषा में विपुल साहित्य राशि भारतीय साहित्य के नाम से जानी जाती है। इसके स्वरूप की बात कर रही है, यानी जितना भारत विशाल देश है, जितनी विभिन्नताएं हैं उतनी ही इसके साहित्य में विभिन्नताएं हैं। साहित्य में यह अंतर दरअसल संस्कृतियों एवं रीति रिवाजों, खान पान, लोकाचार के बाद भी भारतीयता ही इसका मूल है और ये असंदिग्ध है। भारतीय भाषाओं की एकता अपूर्व है, इनकी विविधता, मौलिकता, रमणीयता है। भारतीय साहित्य में समानताएं, दक्षिण में तमिल और उत्तर में उर्दू को छोड़कर सभी भारतीय भाषाओं का उद्भव एक ही समय पर हुआ है। कि समानताओं की बात कर रहे हैं हम। सभी भारतीय भाषाओं के विकास के चरण भी लगभग समान ही हैं। प्राय सभी का आदिकाल 15वीं शताब्दी तक चला है। लगभग सभी में 4 भागों में इसके इतिहास को समझने के लिए सभी का जो विभाजन किया गया है वो चारों कालों में विभक्त किया गया है। भारत की राजनीतिक सामाजिक माहौल हर धर्म जाति के समान रूप से ही प्रभावित करता है। भारतीय भाषाओं के साहित्य के आधार ग्रंथ और अक्षय स्रोत भी समान ही हैं, जैसे रामायण, महाभारत, जैन जातक कथाएं इत्यादि। अब भारतीय साहित्य के स्वरूप की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हैं, जैसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्वरूप। कहीं हम राष्ट्रीय स्वरूप की बात करते हैं तो कहीं उनकी क्षेत्रीयता की विभिन्नताओं की बात करते हैं। कहीं हम निजता की बात करते हैं तो कहीं उसके सार्वजनिक रूप की। जनगण की तरह विविधता और एकता इसके अंदर है। व्यापकता इसकी मैंने बता दिया, जितना भारत विशाल है उतना ही महान उसका साहित्य है। चाहे उसकी भाषा बेशक से अलग हो, उसका वातावरण, उसकी समानताएं बराबर हैं, समान आधार ग्रंथ हैं और विपुल उसका साहित्य है। निष्कर्ष के रूप में मैं आपको कहना चाहूँगी कि भारतीय साहित्य अभिव्यक्ति में भिन्नता रखते हुए भाषागत विविधता के बावजूद अखंड भावात्मक एकता और शिल्पगत एकता रखता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसको सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि भारतीय की समग्रता में ग्रहण करने से इस
अंत ऐतिहासिक शोध प्रणाली के द्वारा अनेक लुप्त रूढ़ियाँ अनायास ही मिल जाती हैं। अनगणित जिज्ञासाओं का सहज रूप से अंत हो जाएगा। साथ ही जो भारतीय चिंतन धारा एवं रागात्मक चेतना है, वो एकता है, उसका उद्घाटन हो सकेगा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि भारतीय वाङ्मय एक है जो विविध भाषाओं में लिखा गया है। साहित्य की शैली, कथ्य, पृष्ठभूमि, बिंब विधान, संगीत, जीवन की दिशा सब मिलकर एक अभिन्न साहित्य का सृजन करते हैं। उसे भारतीय साहित्य को भारतीय के रूप में प्रकट किया जाता है। उम्मीद करती हूँ भारतीय साहित्य की अवधारणा और स्वरूप आपको स्पष्ट हो गए होंगे। PDF के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। धन्यवाद।